गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मस्त और स्वस्थ बच्चों। मैं आपका मयंक सर। आज वाले इस लेक्चर में बच्चों अपन जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर अपन ने कवर किया था, उसी के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन है वो बेटा जी हम मिलकर सोल्व करेंगे। तो रेडी हैं आप? वन बाय वन अपन क्वेश्चन लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। चलो बच्चों, तो बोर्ड पे दिख रहा है आपको पहला क्वेश्चन AIPMT 2009 का। ये आपसे पूछ रहा है बेटा जी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फूड कंपोनेंट्स इन ह्यूमन रिच द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड। क्या कह रहा है कि इनमें से किस एक जोड़े के खाद्य घटक आमाशय में बिल्कुल बिना पचे पहुंचते हैं, मतलब स्टमक तक वो बिना डाइजेस्ट हुए पहुंचते हैं। स्टमक तक बच्चों, तो दिमाग लगाओ, देखे क्या होगा, कौन सा होगा? स्टमक तक। तो देख लो बच्चों, बक्कल कैविटी से बात करते हैं अपन। सबसे पहले फूड अपना आता है माउथ कैविटी में, और माउथ कैविटी में बेटा जी फूड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा था? सलाइवरी एमाइलेज होता है। और वो जो सलाइवरी एमाइलेज है वो किसे डाइजेस्ट करेगा? स्टार्च को। तो स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा किसमें? माल्टोज में। तो केवल बक्कल कैविटी में बच्चों स्टार्च का डाइजेशन हुआ, पार्शियली डाइजेशन। 30% स्टार्च डाइजेस्ट होता है, पता है अपने को। अब देख लो ऑप्शन स्टार्च, ये कह रहा है टोटली अनडाइजेस्टेड, बिल्कुल बिना पचे जो स्टमक तक आता है। स्टार्च तो नहीं आएगा ना बच्चों। 30% स्टार्च का डाइजेशन तो कहाँ हो चुका? बक्कल कैविटी में। गलत हो गया। अगले में भी स्टार्च ऑप्शन है, गलत है। तीसरे में भी स्टार्च है, इसको भी गलत कर दिया। फोर्थ क्या है? फैट एंड सेलुलोज। तो बच्चों फैट का बक्कल कैविटी में डाइजेशन नहीं होता, वसापाचक एंजाइम ही वहाँ नहीं होता। और सेलुलोज का तो आपको पता है अपनी एलिमेंट्री कैनाल में सेलुलोज डाइजेस्ट होता ही नहीं है, क्योंकि उसे डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? सेलुलेज, और वो अपनी एलिमेंट्री कैनाल में एंजाइम एब्सेंट होता है। ये बच्चों आपको रैबिट में बताया था मैंने। रैबिट की एलिमेंट्री कैनाल इंटेस्टाइन में वो कुछ सिम्बाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो क्या रिलीज करते हैं? सेलुलेज। तो ह्यूमन में ये फोर्थ आंसर आ जाएगा, फैट एंड सेलुलोज। अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टार्च बक्कल कैविटी में डाइजेस्ट होता है, बाकी किसी का डाइजेशन नहीं होता। तो ये दोनों कंपोनेंट स्टमक तक टोटली अनडाइजेस्टेड आएंगे। चलें बच्चों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। When breastfeeding is replaced by less nutritive food low in protein and calories, the infant below the age of 1 year are likely to suffer from। बच्चों ये वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाला है। यदि 1 वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं को स्तनपान छुड़वाकर अगर माँ का दूध छुड़वा दिया जाए और कम प्रोटीन और कम कैलोरी के अल्प पोषण वाला आहार कराया जाए तो कौन सा रोग होने की संभावना? वैसे बेटा जी यही क्लियर हो जाएगा, 1 वर्ष से कम आयु, बिलो एज ऑफ 1 ईयर। तो दो थे ना, मेरस्मास एंड क्वाशियोरकोर। इन्हें हमने बोला था प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी होती है बच्चों। तो 1 साल से कम है तब तो मेरस्मास है, और अगर 1 साल से ज़्यादा है तब हम उसको बोल देंगे क्वाशियोरकोर। तो यहाँ बिलो 1 ईयर पूछा है तो मेरस्मास आ गया, सेकंड आ गया बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन थर्ड। कॉमन पासेज फॉर बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूसेस। पित्तरस और अग्नाशय रस के लिए कॉमन सामान्य मार्ग इनमें से कौन सा है? एम्पुला ऑफ वेटर, डक्ट ऑफ विरसंग। ये थोड़ा सा वो डायग्राम से समझ गए ना आप कि बच्चों जैसे ये गोल ब्लेडर था, गोल ब्लेडर से जो डक्ट आ रही थी इसको तो बोला था कॉमन बाइल डक्ट, जो बाइल जूस लेकर आती है। एक बेटा जी ये अपना पैंक्रियास था, पैंक्रियास से आती है पैंक्रियाटिक डक्ट और वो फिर एंट्री करती है ड्यूडिनम में, और यहाँ थी वो ओडीज स्फिंक्टर। तो ये जो कॉमन बाइल डक्ट है बेटा जी ये किस में घुसती है? पैंक्रियाटिक डक्ट में एंटर करती है ना। ये पैंक्रियास था और मिलकर क्या बनाएगी? कॉमन हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। ये सब अपन ने डिस्कस कर रखा है। तो कॉमन पैसेज फॉर बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस, एम्पुला ऑफ वेटर। वेटर का एम्पुला ये रहा, ये जो स्वोलन पार्ट है इसी को क्या बोला जाएगा? वेटर का एम्पुला। इससे बच्चों बाइल जूस भी जाएगा और पैंक्रियाटिक जूस भी जाएगा, दोनों आते हैं। डक्ट ऑफ विरसंग, विरसंग की जो डक्ट है ना बच्चों, इस पैंक्रियाटिक डक्ट का ही अनदर नेम होता है डक्ट ऑफ विरसंग। इसी पैंक्रियाटिक डक्ट को क्या बोला जाता है? डक्ट ऑफ विरसंग। इस डक्ट से तो केवल कौन जाएगा? पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस नहीं जाएगा।
डक्टस कोलेडोकस, ये कॉमन बाइल डक्ट का ये अनदर नेम है, डक्टस कोलेडोकस, इससे केवल बाइल जूस आएगा। और सेंटोरिनी की डक्ट ये साइड में बच्चों ये ट्रांसपोर्ट नहीं करती, तो अपना यहाँ बेस्ट आंसर आ गया एम्पुला ऑफ वेटर। जहाँ वो ओडीज स्फिंक्टर होती है तो वहीं से बाइल जूस और वहीं से पैंक्रेटिक जूस किस में जाएगा, ड्यूडिनम में जाएगा। क्लियर है? चलो फिर आगे फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। विच और ऑल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, इनमें से कौन से ग्रुप में सारे के सारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है? तो पहला बेटा जी टाइलिन, टाइलिन तो होता है सलाइवरी एमाइलेज, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करता है। तीसरा इरेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये रहे तीनों आ गया, इरेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। इरेप्सिन ध्यान है क्या? इरेप्सिन बच्चों ये वो जो एक्सोपेप्टाइडेज होते हैं ना, आपको बता रखे हैं मैंने, दो टाइप के पेप्टाइडेज होते हैं, एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज। एक्सो जैसे एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस भी आते हैं। एक्सोपेप्टाइडेज बच्चों जो बाहर वाले किनारे वाले पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेकडाउन करते हैं ना, उनको एक्सो बोलते हैं। पेप्टाइडेज का मतलब ही क्या है? जो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़े। और पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ होते हैं? अमाइनो एसिड प्रोटीन में होते हैं। ट्रिप्सिन पेप्सिन होते ही यही वाले हैं। एक इसी से मिलता जुलता वर्ड बच्चों आप ये भी ध्यान रख लेना, यही बता देता हूं मैं, स्टीएप्सिन, इरेप्सिन और एक वर्ड आता है स्टीएप्सिन। ये स्टीएप्सिन होता है फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। इनकी जो कैटेगरी होती है उनके लिए वर्ड बच्चों यूज करते हैं। तो इरेप्सिन तो प्रोटीन डाइजेस्टिव होगा और जो स्टीएप्सिन है वो वसा को पचाने वाला एंजाइम, ये कहलाते हैं। तो अपना आंसर यहाँ कौन सा आ जाएगा? थर्ड। फोर्थ में तो ये न्यूक्लियस वगैरह है जो न्यूक्लिक एसिड और को डाइजेस्ट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन फिफ्थ पे आते हैं। विच इज करेक्ट अबाउट डायस्टेमा, डायस्टेमा के बारे में सही है। डायस्टेमा याद आया क्या? दंतावकाश। शाकाहारियों में बच्चों हर्बीवोरस में क्या होता है? सबसे आगे तो ये इंसीजर होते हैं, और जो कैनाइन होते हैं ना, कैनाइन बच्चों हम बोलते हैं मीट की टीयरिंग में काम आते हैं, मांस को चीरने फाड़ने का काम। अब वो हर्बीवोरस में तो मीट वो वैसे ही हर्बीवोरस है, तो वहाँ कैनाइन होते ही नहीं है। तो बच्चों कैनाइन नहीं होते तो उसके बाद प्रीमोलर और मोलर होते हैं। तो जहाँ कैनाइन होने चाहिए वहाँ जो स्पेस होता ना ये वाला, इसी स्पेस को बोला जाता है बेटा जी डायस्टेमा, दंतावकाश। तो कैनाइन एब्सेंट है, वहाँ का स्पेस डायस्टेमा कहलाएगा। किसके बीच? बिटवीन इंसीजर एंड प्री मोलर। इंसीजर और प्री मोलर के बीच का स्पेस ही क्या है? डायस्टेमा। तो गेप बिटवीन बोन्स, गेप बिटवीन द टीथ। फोर्थ सीधा आ गया। दांतों के बीच का अवकाश क्या कहलाएगा? नाम ही दंतावकाश है, दांत के बीच का अवकाश। और वो भी पूछे तो बता सकते हो, इंसीजर और प्री मोलर के बीच एब्सेंस ऑफ कैनाइन। सिक्स्थ बच्चों, बाइल सॉल्ट एक्टिवेट एंजाइम, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको ध्यान है बाइल में, बाइल जूस में बच्चों खुद में एंजाइम नहीं होता, इसलिए हम इसको शूडो डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, आभासी पाचक रस। लेकिन वो एक एंजाइम को बच्चों एक्टिवेट करता है, बिल्कुल। कौन सा होगा? लाइपेज होगा, जो फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। तो बाइल तो फैट डाइजेशन से रिलेटेड होता है ना, कनेक्टेड होता है। सीधा आ गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन, ये लो, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ है? पढ़ा था आपने, कौन सी? ये रहा पैंक्रियाज, जो मिश्रित ग्रंथि थी अग्नाशय, जिसके दो पार्ट थे, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एंडोक्राइन तो एसिनाई कहलाता है, जहाँ एक्सोक्राइन बच्चों एसिनाई कहलाता है, जहाँ से डाइजेस्टिव जूस आता है। और जो एंडोक्राइन पार्ट है हार्मोन वाला, उसको हम बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें अल्फा सेल थी, बीटा सेल थी, ग्लूकागोन हार्मोन था, इंसुलिन हार्मोन था, वही वाला। फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, मैच द कॉलम। इन कॉलम को बच्चों मैच करना, देख लो आप। गॉबलेट सेल, लाइसोजाइम, सलाइवा, ऑक्जेंटिक सेल। गॉबलेट सेल चषक कोशिका से म्यूकस आता है, श्लेष्मा। लाइसोजाइम जो सलाइवा में था वो एंटीबैक्टीरियल होता है, प्रतिजीवाणविक, पता अपने को। सलाइवा से कहाँ? सबलिंगुअल ग्लैंड, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, ये सारी सलाइवरी ग्लैंड थी। और ऑक्जेंटिक सेल से बेटा जी कौन आएगा? HCl आता है। मैच द कॉलम में मिला लेना आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आए। सलाइवरी एमाइलेज ऑफ सलाइवा बिगिंस डाइजेशन ऑफ, ये लो सलाइवा का सलाइवरी एमाइलेज किसका डाइजेशन करेगा, सोचना ही नहीं है, पहला ही आ गया कार्बोहाइड्रेट। किसको डाइजेस्ट करेगा, स्टार्च को। स्टार्च क्या है पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट। तो अपने में बच्चों सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। 10वां क्वेश्चन, आउटर मोस्ट लेयर इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज। एलिमेंट्री कैनाल की जब हिस्टोलॉजी पढ़ी थी बच्चों तो 4 लेयर आई थी। सबसे बाहर सीरोसा, फिर बेटा जी मस्कुलरिस लेयर, देन सब म्यूकोसा और सबसे अंदर म्यूकोसल लेयर। तो सबसे आउटर की बात है, आउटर मोस्ट कौन सी हो जाएगी, सीरोसा। वही आउटर है तो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। विच इज नॉट ए डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कि निम्न में से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का विकार नहीं है, पाचन तंत्र से संबंधित रोग नहीं है। एम्फाइसेमा, ये लो पहला ही बच्चों, वात स्फीति, याद आ रहा है कुछ, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें आता ना बच्चों जो एल्वियोलाई होती है, फेफड़ों की इकाई को क्या बोलते हो, एल्वियोलाई, वायुकूपिका, उसकी जो भित्ति है वो डैमेज हो जाती है, एल्वियोलाई की वॉल क्या हो जाएगी, डैमेज। तो ये पाचन का नहीं, डाइजेस्टिव का नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। तो आंसर इसमें क्या चला जाएगा, फर्स्ट। जॉन्डिस, पीलिया पड़ा था, कॉन्स्टिपेशन आया था, वमन आया था, ये सब डाइजेशन से कनेक्टेड होते हैं। तो ये एम्फाइसेमा रेस्पिरेटरी सिस्टम से कनेक्टेड है। 12वां क्वेश्चन, if for some reason the parietal cells of the gut epithelium become partially non-functional, what is likely to happen? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आए हैं। ये कह रहा है किसी भी कारण से मान लो अगर अपने आमाशय की पैराइटल सेल पहले तो ये बताओ किसका दूसरा नाम था बच्चों, ऑक्जेंटिक सेल आई थी ना, ऑक्जेंटिक सेल का दूसरा नाम होता है पैराइटल सेल, भित्तीय कोशिकाएं, जहां से कौन आएगा, HCl आएगा, इंट्रिंसिक केशल फैक्टर आएगा, नेज कारक आएगा। तो अगर वो नॉन फंक्शनल हो जाए तो इनका सिक्रेशन नहीं होगा, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा देख लो। पैंक्रियाटिक एंजाइम स्पेशली ट्रिप्सिन एंड लाइपेज विल नॉट वर्क एफिशिएंटली। अग्नाशय के एंजाइम पे असर थोड़ी पड़ेगा, वो तो आमाशय की ऑक्जेंटिक सेल है। तो HCl तो आमाशय के एंजाइम को सक्रिय करता है, पेप्सिन को, रेनिन को। हाँ, प्रोटीन विल नॉट बी एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज्ड बाय द पेप्सिन टू प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स। बिल्कुल, पेप्सिन के द्वारा प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि बेटा जी आपको पता है पेप्सिन किस फॉर्म में रिलीज होता है, पेप्सिनोजन, और इसे कौन, HCl कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में। HCl इसको पहले एक्टिवेट करेगा, तब पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो बिना HCl अब HCl आएगा कहाँ, इन पैराइटल सेल्स से। क्लियर है, सेकंड कर देंगे आंसर। तीसरा ये दे रहा है pH ऑफ स्टमक विल फॉल अब्रप्टली, आमाशय की pH कम हो जाएगी। pH कम करने वाला तो HCl ही तो है, बिना HCl के pH कम थोड़ी होगी, pH तो ज्यादा रहेगी। चलो क्वेश्चन 13 पे बेटा जी, If for some reason our goblet cells are non-functional, ये भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। अभी आपसे पूछ लिया कि अगर पैराइटल सेल नॉन फंक्शनल हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पूछ लिया गॉबलेट सेल्स, चषक कोशिकाएं नॉन फंक्शनल हो जाए तो क्या होगा। अब देख लो गॉबलेट सेल्स का क्या रोल होता है, क्या रिलीज करती है, म्यूकस, श्लेष्मा। श्लेष्मा का काम क्या था, हाँ ल्यूब्रिकेशन देता है बच्चों, स्नेहकता प्रदान करता है, और ल्यूब्रिकेशन की वजह से ही जो एलिमेंट्री कैनाल में फूड पार्टिकल्स होंगे वो आगे खींच सकते हैं, वही तो था। तो देख लो इसमें सिक्रीशन ऑफ सीबम फ्रॉम सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस ग्रंथि से सीबम का स्रावण, कोई कनेक्शन ही नहीं है। मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं का परिपक्वन, यहाँ कोई रोल नहीं है बेटा जी। स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन, ये रहा भोजन की आंत्र की और सरल गति, बस। तो अगर म्यूकस होगा तो चिकनाई, स्नेहकता, ल्यूब्रिकेशन होगा तो फूड आसानी से आगे जाएगा, इसके बिना वो प्रॉपर आगे स्मूथ मूवमेंट नहीं होगी। थर्ड कर दोगे तो आपका +4 मार्क्स मिल जाएंगे, थर्ड नहीं करोगे तो -5 मिलेंगे, इसलिए देखो अच्छे से। 14th बच्चों, इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ विच द ड्यूडिनल डाइजेशन ऑफ काइम प्रोटीन्स नॉट पॉसिबल, ये कह रहा है किसकी अनुपस्थिति में ग्रहणी के भीतर काइम प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाता।
काइम प्रोटीन का पाचन ग्रहणी में। अब देखो काइम बच्चों क्या है, ये रहा काइम। काइम स्टमक में जो फूड का फॉर्म था वो बच्चों काइम कहलाता है। स्टमक से जो काइम है वो कहाँ एंट्री लेगा, वो ड्यूडिनम में एंट्री लेगा। काइम नेचर में कैसा है, एसिडिक है, तो ड्यूडिनम में आएगा तो पहले तो इसको बेसिक बनाया जाएगा ना, क्षारीय। और ड्यूडिनम में आते ही बच्चों 3 जूस आए थे, बाइल जूस, एक आया था कौन, पैंक्रेटिक जूस, एक आएगा इंटेस्टाइनल जूस जिसको बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। तो पैंक्रेटिक जूस जब बच्चों आता है तो हमें पता है वो भी इनएक्टिव होते हैं एंजाइम, तो पहले उनको एक्टिवेट किया जाएगा और वो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन जब ड्यूडिनम में आएंगे तो ड्यूडिनम की वॉल से एक एंजाइम आएगा, कौन सा, एंटेरोकाइनेज। पहले वो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करके क्या बनाएगा, ट्रिप्सिन, वो फिर इसको डाइजेस्ट करेगा। तो किसकी एब्सेंस में, काइम की प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा तो एंटेरोकाइनेज बोल सकता हूं बच्चों में, क्योंकि एंटेरोकाइनेज ही तो ट्रिप्सिनोजन को, ट्रिप्सिनोजन कैसा है, इनएक्टिव है, इसे कन्वर्ट किस में किया जाएगा, एक्टिव ट्रिप्सिन में। कौन करेगा, एंटेरोकाइनेज। बताई हुई बात है। और ट्रिप्सिन वही प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। क्लियर है, एंटेरोकाइनेज। चलो आगे। वॉल ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्शन ऑफ HCl बाई, ये रहा HCl जो एसिड है, उस एसिड से स्टमक की खुद की वॉल को कौन प्रोटेक्ट करेगा, तो बच्चों स्टमक में जो HCl आया इससे बचाने के लिए कौन है, तो स्टमक की इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा, ये रही, उस पे म्यूकस और साथ में आपको बता रखा है बाइकार्बोनेट। ये HCl के साइड इफेक्ट से स्टमक को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो देख लो म्यूकस लेयर कहाँ है, थर्ड ऑप्शन पे है, तो अपना आंसर क्या चला गया, थर्ड चला गया। अगला, मेरस्मास इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, फिर आ गया मेरस्मास, क्वाशियोरकोर, दोनों याद रख लो बच्चों, दोनों एनसीईआरटी में। 1 साल तक के बच्चे में मेरस्मास, उससे बड़ा अगर मोर देन 1 ईयर है तो अपन बोल देंगे क्वाशियोरकोर। तो ये लो मेरस्मास पूछा तो सीधा ही कौन सी डेफिशिएंसी हो गई, प्रोटीन डेफिशिएंसी। फर्स्ट कर दूं, कर दिया। अगला क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज, ये लो बच्चों, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है ये जब ग्लाइकोजन में बदलेगा तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है, लीवर में ग्लाइकोजेनेसिस, याद आया ना, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन क्या कहलाया, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाया। देख लो कहाँ है, 4th पे दिख रहा है ग्लाइकोजेनेसिस। सारे स्टेप समझ लो बच्चों, इंपॉर्टेंट ही वर्ड है ये। पहला है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, नियो का मतलब नई चीज से, ग्लाइकोजन बनेगा किसी नए प्रोडक्ट से, कार्बोहाइड्रेट के अलावा किसी और से ग्लाइकोजन बनना, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये लो, अगर ग्लाइकोजन किस में टूटता है बच्चों, ग्लूकोज में, तो हम बोल देंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब ही बेटा जी क्या होगा, ब्रेकडाउन। तीसरा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस तो होता ही है ना, वो एक ग्लूकोज से 2 पाइरुविक एसिड बनते हैं, उसको आप ग्लाइकोलाइसिस बोलते हो। तो इसमें बेस्ट आंसर अपना 4th हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, हेलो फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन, ये नाम से देख लो, ग्लाइकोजन, लाइसिस मतलब टूटना, ग्लाइकोजन का किस में टूटना, ग्लूकोज में। कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू शुगर, थर्ड हो गया ना, ग्लाइकोजन का शुगर या ग्लूकोज में कन्वर्जन। नेक्स्ट, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द पैंक्रेटिक जूस वाइल पाउडर्ड इनटू द ड्यूडिनम इन ह्यूमन इज, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है बच्चों, कि मानव में जिस समय अग्नाशय रस ग्रहणी में छोड़ा जा रहा होता है तब उसमें कौन सा एक एंजाइम होता है। इसको थोड़ा सा समझेंगे अपन, कि जैसे बेटा जी ये ड्यूडिनम है, ये पैंक्रियाज है, ये वाला, ये पैंक्रियाज है, ये ड्यूडिनम है ग्रहणी। तो ये कह रहा है बच्चों, जब पैंक्रेटिक जूस पैंक्रियाज से आएगा और उसे अपन ड्यूडिनम में छोड़ेंगे, उस समय पैंक्रेटिक जूस में कौन सा एंजाइम होगा। तो आपको पता है उसमें एक ट्रिप्सिनोजन होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, एक उसमें प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है, सारे इनएक्टिव तो होते हैं।
और जैसे ही वो पैंक्रियाटिक जूस बच्चों ड्यूडिनम में आएगा तब वहां एक एंटेरोकाइनेज एंजाइम मिलेगा जो इन इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करेंगे। लेकिन जब ये ड्यूडिनम में छोड़ा जा रहा होता है, रिलीज किया जा रहा होता है, तब तक तो एंजाइम इनएक्टिव ही होते हैं ना। आने के बाद एंटेरोकाइनेज उनको क्या करेगा, एक्टिव करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के करना है। काइमोट्रिप्सिन तो नहीं होगा, ये तो एक्टिव है। ट्रिप्सिन भी नहीं होगा, एक्टिव है। एंटेरोकाइनेज भी नहीं होगा क्योंकि एंटेरोकाइनेज तो ड्यूडिनम का एंजाइम है, वो पैंक्रियाटिक जूस का नहीं है। तो कौन होगा, ट्रिप्सिनोजन होगा। और जब वो ड्यूडिनम में आ जाएगा तब एंटेरोकाइनेज उसको एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन बच्चों, समझ लियो इसको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एनेक्सिटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन में लीड टू। कोई सामान्य व्यक्ति में चिंताग्रस्तता, तेल मसाले वाले भोजन ज़्यादा खाना, एंजाइम का कम सिक्रीशन, ये डिसऑर्डर दे रखा ना, इनडाइजेशन या तो अपच हो जाती है, प्रॉपर फूड का डाइजेशन नहीं होता। एंजाइटी का डिसऑर्डर है बच्चों, सीधा सा है। 21 Where do certain symbiotic microorganisms normally occur in human body? अपनी बॉडी में बच्चों सहजीवी सूक्ष्म जीव कहाँ मिलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में आपने कहाँ पढ़े हैं, बता दो सीधा ही। सीकम में आया है, सीकम में होते हैं ना सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ई कोलाई, और वो वहाँ क्या सिंथेसाइज करते हैं, कुछ वाइटामिन को सिंथेसाइज करते हैं, लाइक B1, B2, B12, इन वाइटामिन को क्या करेंगे, सिंथेसाइज। सीकम याद रखना, होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वहाँ उनका काम कुछ विटामिन को संश्लेषित करना। सेलुलेज वाले अपने में नहीं होते बच्चों। Select the correct match of the digested product in human givens in column first with their absorption site। तो कॉलम फर्स्ट में प्रोडक्ट के नेम दे दिए, सेकंड में कहाँ वो एब्जॉर्ब होते हैं वो दे दिए। आपको सही करेक्ट वाले को मैच करना है, मैच कर लो। कोलेस्ट्रॉल और माल्टोज लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, गलत बात। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो बच्चों कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। ग्लाइसिन और ग्लूकोज, ग्लाइसिन क्या है, अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज शुगर है। इनका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में बिल्कुल एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता ही है। एमिनो एसिड और बच्चों देख लो, ध्यान रखना, ग्लूकोज का एक्टिव भी होता है, ग्लूकोज का पैसिव भी होता है, ग्लूकोज का फैसिलिटेटेड भी होता है। तीनों बता रखे हैं आपको। एक अगर आंसर देना हो ना तो आप एक्टिव मेनली उसको प्रेफर करोगे, तो बिल्कुल एक्टिव एब्जॉर्ब होता है। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड होता है, ध्यान आपको। फ्रक्टोज और सोडियम स्मॉल इंटेस्टाइन लेकिन पैसिव नहीं होता बच्चों। सोडियम कैटायन है और कैटायन हमेशा एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ड्यूडिनम में मूव एज काइलोमाइक्रोन। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बच्चों ग्रहणी काइलोमाइक्रोन के रूप में ड्यूडिनम में एब्जॉर्ब थोड़ी होगा। ड्यूडिनम में तो मेनली डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन तो आगे वाले पार्ट जेजुनम और इलियम में होता है। तो आंसर कौन सा गया, सेकंड गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू म्यूकोसा सेल्स इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड। फ्रक्टोज इंटेस्टाइन में किस मेथड से एब्जॉर्ब होता है? देखो बच्चों, पुरानी वाली एनसीईआरटी में बता रखा था, उसको और नई एनसीईआरटी को मिला के आपको बता दूं कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सम अमाइनो एसिड, ये तीनों। थोड़ा सा करेक्शन था पुरानी वाली एनसीईआरटी में, नई वाली में तो आ गया बच्चों करेक्ट होके। फ्रक्टोज, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड विद हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, इनका कुछ पार्ट कैरियर प्रोटीन के साथ भी एब्जॉर्ब होता है। और जहां कैरियर प्रोटीन साथ आ जाए उस एब्जॉर्प्शन को क्या बोल दोगे, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन, सुसाध्य परिवहन। तो फ्रक्टोज, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड फैसिलिटेट से होते हैं। बिल्कुल देख लो कहाँ है, फोर्थ पे दिख रहा है तो कर दो फोर्थ बिना सोचे, आ गया आंसर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 24। द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाई। मिल्क की बात आ रही है बच्चों, तो मिल्क प्रोटीन की अगर बात करें अपन तो देखो वैसे तो मानव की बात दी है ना। अब ये रेनिन जो होता है ना बच्चों, वैसे तो इन्फेंट में मेनली होता है, इस रेफरेंस में आंसर तो ये दिया था। बाकी अपने को ध्यान रखना है कि रेनिन मेनली सिक्रीट किस में होता है, इन्फेंट स्टेज में। अपने में रेनिन जनरली रिलीज नहीं होता, बट मिल्क प्रोटीन के रेफरेंस में बात आए तो रेनिन करोगे। बट ह्यूमन दिया था ना तो थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन ही था ये। बाकी ह्यूमन
अब ह्यूमन में आप नॉर्मली एडल्ट कंसिडर करते हैं, बाकी रेनिन मेनली रिलीज कहाँ होता है, इन्फेंट स्टेज में। बाकी मिल्क से रिलेटेड आए तो यही रखना है बच्चों अपने को। चलो आगे 25th पर आए। द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर फॉर परमानेंट डेंटिशन इज नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। ये टीथ वाला क्वेश्चन भी कई बार है। मिल्की टीथ प्राइमरी में बच्चों 2102 और परमानेंट में 2123, ये तो डेंटिशन होता है। तो मेजर डिफरेंस कौन है, ये इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो यहाँ प्रीमोलर 0 है, अपने में प्रीमोलर आ गए। तो मिल्की टीथ में कौन एब्सेंट होते हैं, प्रीमोलर एब्सेंट होते हैं, सीधा सही है। मिल्की टीथ 20 होते हैं, फिर 32 बच्चों बता रहे थे अपन। द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस में कौन सा एंजाइम नहीं होता, तो सक्कस एंटेरिकस हमने किसको नाम दिया था, इंटेस्टाइनल जूस को कहा था। किसको कहा था, इंटेस्टाइनल जूस को। देख लो उसमें कौन सा एंजाइम नहीं है। न्यूक्लियेज पहला ही आ गया बेटा। न्यूक्लियेज आपको किस में बताया हुआ है, पैंक्रेटिक जूस में बता रखा है। न्यूक्लियेज कौन से रस में होगा, अग्नाशय रस में होगा। बाकी न्यूक्लियोसाइडेज, लाइपेज, माल्टेज तीनों मिलते हैं सक्कस एंटेरिकस में। फर्स्ट न्यूक्लियेज नहीं होगा, वो पैंक्रेटिक जूस में होगा। अगले क्वेश्चन पे अपन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्या कहता है क्वेश्चन 27, पढ़ियो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हिपेटोपैंक्रेटिक डक्ट इनटू द ड्यूडिनम। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों कि हिपेटोपैंक्रेटिक डक्ट, इसकी ओपनिंग को, ये देख लो डायग्राम, ये बेटा जी सी शेप ड्यूडिनम। ड्यूडिनम की दोनों आर्म्स के बीच में ये क्या था, पैंक्रियाज, बिल्कुल ये है ड्यूडिनम। तो कह रहा है कि ओपनिंग ऑफ हिपेटोपैंक्रेटिक डक्ट, ये वाली जो डक्ट है बेटा जी तो थी हिपेटोपैंक्रेटिक डक्ट, क्योंकि यहाँ वो कॉमन बाइल डक्ट भी ओपन होती है इस जगह। तो मिला करके इसको क्या बोला था, हिपेटोपैंक्रेटिक डक्ट। और यहाँ जो वो स्फिंक्टर थी उसको क्या नाम दिया था, ओडीज स्फिंक्टर। ये बेटा जी क्या कहलाएगी, ओडीज स्फिंक्टर। देख लो कहाँ है, पहले ही आ गया ओडीज स्फिंक्टर। क्लियर। सेमिलुनर वाल्व ये तो हार्ट में होता है, इलियोसिकल वाल्व इलियम और सीकम के बीच था, और पाइलोरिक स्फिंक्टर वो स्टमक और बच्चों ड्यूडिनम के बीच। तो फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 28 पे। इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय द, ये गैस्ट्रिक एसिड बच्चों जठर, अब हिंदी के क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन था, ये आमाशय में जठर अम्ल का स्त्रावण होता है। इसलिए बेटा जी कुछ क्वेश्चन में हिंदी में गड़बड़ आ जाती है, लेकिन नीट की जो कमेटी है वो मानती बच्चों इंग्लिश ओरिएंटेड क्वेश्चन को ही सही माना जाता है। तो यहाँ ये था इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय, तो गैस्ट्रिक जूस नहीं पूछा, गैस्ट्रिक एसिड। तो गैस्ट्रिक में एसिड कौन सा होता है बेटा जी, HCl होता है। और HCl को सिक्रीट करने वाली सेल कौन सी है, ऑक्जेंटिक। ऑक्जेंटिक जिनका दूसरा नाम होता है पैराइटल सेल, ये थर्ड पे दिख रहा है मुझे। पैराइटल सेल भित्तीय कोशिकाएं, इसी को अपन बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स। क्वेश्चन 29 पे आते हैं। विच हार्मोन टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैंक्रेटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट, कौन सा हार्मोन है जो पैंक्रेटिक जूस और बाइकार्बोनेट के स्टिमुलेशन को, सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। तो बेटा जी इसको थोड़ा समझ लो कि जब फूड अपना स्टमक से फूड कहाँ आया, ड्यूडिनम में आया। स्टमक में जो फूड का फॉर्म था उसको हमने क्या नाम दिया था, उसको बोला था काइम बोला था ना, वो एसिडिक होता है। जैसे ही बच्चों काइम ड्यूडिनम में आएगा, अब बच्चों ड्यूडिनम में जो डाइजेशन का मीडियम होगा वो बेसिक होगा, अल्कलाइन होगा, जबकि काइम का मीडियम एसिडिक है, HCl है उसमें। तो पहले उस मीडियम को क्षारीय बनाओ, बेसिक बनाओ। उसके लिए एक तो ब्रूनर ग्लैंड से बच्चों को म्यूकस आता है, प्लस यहाँ एक हार्मोन होता है ना सिक्रीटिन, बिल्कुल फर्स्ट नॉन हार्मोन, पहला ज्ञात हार्मोन कौन सा, सिक्रीटिन। वो इंटेस्टाइन से आएगा और ये सिक्रीटिन जाएगा बेटा जी कहाँ, पैंक्रियाज के पास, और फिर वो पैंक्रियाज से क्या रिलीज करवाएगा, बाइकार्बोनेट, वाटर, ये सब। फिर जो बाइकार्बोनेट और वाटर है वो पैंक्रेटिक डक्ट से होते हुए कहाँ आएंगे, ड्यूडिनम में, और वहाँ आके उस एसिड को न्यूट्रल करेंगे, एसिडिक मीडियम को हटाएंगे, मीडियम को बेसिक बनाने का काम करेंगे। तो कौन से हार्मोन है, एंजियोटेंसिन तो होगा नहीं, किडनी वाला है, गैस्ट्रिन और इंसुलिन। बच्चों गैस्ट्रिन नहीं होगा, क्योंकि गैस्ट्रिन हार्मोन तो स्टमक में आता है और गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करवाता है, जबकि ये बात कर रहा है किसका, पैंक्रेटिक जूस की।
कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन। थर्ड हो गया कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन को बोलते हैं CCK। ये बेटा जी डिटेल में आपको एंडोक्राइन ग्लैंड वाला जो NCERT का चैप्टर है ना, 11th NCERT का सबसे लास्ट 22nd चैप्टर, वहां दे रखे हैं। GIT के हार्मोन गैस्ट्रिन, GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन, यहाँ मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया। ठीक है, सिक्रेटिन को बोला जाता है फर्स्ट नोन हार्मोन, पहला ज्ञात हार्मोन। अगला क्वेश्चन, Which cell of crypt of Leverkusen secrete antibacterial enzyme? Crypt of Leverkusen, Leverkusen की दरारें कहाँ होती है? ये बेटा जी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे ना, विलाई, विलाई थे, विलाई के बेस पर ये होते हैं क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन, विलाई के आधारीय भाग पर क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन, लीवरकुहन की गर्तिका दरारें मिलती है बच्चों। विलाई तो है यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगी, और ये जो क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन है यहाँ से अलग अलग एंजाइम आते हैं, वो एंजाइम फूड को पहले क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, फिर डाइजेस्टेड फूड को विलाई क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन में कई बच्चों, एक तो होती है पैनेथ सेल, ध्यान आया, एक इसमें मान लेते हैं अपन वो एंटेरोसाइट। पैनेथ जो सेल होती है ये, हाँ, लाइसोजाइम, एंटी बैक्टीरियल, और एंटेरोसाइट से बेटा जी रिलीज होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम। तो क्रिप्ट ऑफ लीवरकुहन की जो पैनेथ सेल होती है, उन पैनेथ सेल से बेटा जी क्या आएंगे, एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम जो अपने सलाइवरी एमाइलेज में भी होता है, और एंटेरोसाइट से क्या रिलीज होंगे, एंजाइम। तो इसमें एंटीबैक्टीरियल की बात कर रहा है, तो फोर्थ पे दिख रहा है आपको पैनेथ सेल, याद आ गया। एक और बच्चों पैनेथ सेल का यूनिक फीचर, वो भी ध्यान रख लेना, पैनेथ सेल यूनिसेलुलर ग्लैंड होती है। ये टिश्यू में बताता हूं मैं आपको, पैनेथ सेल कैसी होती है, एक कोशिकीय ग्रंथियां, यूनिसेलुलर ग्लैंड के दो एग्जाम्पल है, एक तो पैनेथ सेल, एक और इसी चैप्टर में बेटा जी आती है, वो कौन सी सेल, गॉबलेट सेल्स, चषक कोशिकाएं जो म्यूकस रिलीज करती है। चलो, तो अपना क्वेश्चन बैंक बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कराने का मोटो, एक तो ये पता चल जाए कि इस चैप्टर के किस पॉइंट से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बेटा जी उस क्वेश्चन से रिलेटेड कई कंसेप्ट मैं आप लोगों के क्लियर कर देता हूं, ताकि उससे कनेक्टेड कुछ और टाइप का भी क्वेश्चन आए वो अपना गलत ना हो। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 31 आपका वेट कर रहा है, फटाफट इसको सोल्व कर लें। क्या पूछ रहा है बेटा जी, देख लो बोर्ड पे। A baby boy as 2 years is admitted to play school and passed through a dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth. Which teeth were absent? 2 साल का बच्चा है, 2 साल के बच्चे का मतलब पाठशाला में, स्कूल में उसका एडमिशन करवाया गया बच्चों। तो 2 साल के बच्चे में डेंटल फॉर्मूला क्या था, 2102। कौन से टीथ है, मिल्की टीथ, दूधिया दांत, कितने होंगे, 20 होंगे। कौन से टीथ एब्सेंट होंगे रे बेटा जी, 10 ऊपरी जबड़े में अपर जा में और 10 लोअर जा में। तो सीक्वेंस वही थी, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। तो 0 किस पे लिख रखा है, प्री मोलर पे, तो इनमें प्री मोलर टीथ क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो आंसर क्या जाएगा अपना, फर्स्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 Which of the following option best represent the enzyme composition of pancreatic juice? पैंक्रेटिक जूस के एंजाइम का बेस्ट कंपोजिशन आप सेलेक्ट करो, कर लो। पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज जो किसको ब्रेक डाउन करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन डाइजेस्टिव है। एमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन, बच्चों पेप्सिन और रेनिन तो कहाँ होते हैं, वो तो स्टमक में होते हैं, गलत हो गया। लाइपेज होता है, एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिनोजन होता है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी होता है। इनएक्टिव स्टेज में होते हैं ना, ड्यूडिनम में आने के बाद इनको एक्टिवेट किया जाएगा। सेकंड कर दें, थर्ड में तो फिर रेनिन आ गया, फोर्थ में पेप्सिन, ये नहीं होता। तो आंसर कौन सा चला गया बच्चों, सेकंड चला गया। क्वेश्चन 33 आपका वेट कर रहा है, देखो क्या कहता है, नीट 2018 का क्वेश्चन। Which of the following gastric cells indirectly help in erythropoiesis? अच्छा क्वेश्चन है बेटा जी, वो वाली सेल जो एरिथ्रोपोएसिस में हेल्पफुल होती है, बताएगा कोई। एरिथ्रोपोएसिस बेटा जी, एरिथ्रोपोएसिस का मतलब आरबीसी प्रोडक्शन हो गया ना।
एरिथ्रो वर्ड यूज ही किसके लिए करते हो? आरबीसी, एरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी बनना एरिथ्रोपोएसिस। आरबीसी बनती तो बेटा जी वैसे रेड बोन मैरो में है, लाल अस्थि मज्जा में। उसे बनाने के लिए क्या आरबीसी प्रोडक्शन इनडायरेक्टली हेल्पफुल होती है। चीफ सेल्स तो वो थी पेप्टिक सेल जिससे पेप्सिनोजन प्रोरेनिन आता, उसका रोल नहीं था। म्यूकस सेल से म्यूकस, गॉबलेट सेल से भी म्यूकस। पैराइटल सेल जिससे एक तो आ रहा था HCl, एक बेटा जी आ रहा था इंट्रिंसिक कैशल फैक्टर। इंट्रिंसिक कैशल फैक्टर का क्या काम था? एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, B12, साइनोकोबालेमिन। B12 का क्या रोल था? बिल्कुल B12 का रोल था आरबीसी प्रोडक्शन। क्लियर है? तो फोर्थ जो पैराइटल सेल है इनडायरेक्टली आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है। वैसे आरबीसी बनाने के लिए एक हार्मोन भी चाहिए जिसको आप बोलते हो एरिथ्रोपोएटिन, जो कहां से आएगा? किडनी से आएगा। किडनी की कौन सी सेल से आएगा? तो हम कहेंगे JG सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। बिल्कुल एक्सक्रीटरी वाला बच्चों। चलो रे क्वेश्चन 34 पे आए, फ्यूचर डॉक्टर्स। करो देखे सॉल्व इसको फटाफट। Which of the following terms describe human dentition? सीधा सा क्वेश्चन है। अपने दंत विन्यास, अपने डेंटिशन के लिए वो जो 3 वर्ड है, वो 3 प्यारे वर्ड कौन से कौन से कौन से? अरे थीकोडोंट, डाइफायोडोंट और हेटेरोडोंट। ढूंढ लो कहाँ है। पहले में तो होमोडोंट आ गया, दूसरे में आ गया बेटा जी थीकोडोंट, डाइफायोडोंट और हेटेरोडोंट। होमोडोंट होता है फ्रोग में, ये भी याद रख सकते हो, मेंढक में। क्वेश्चन 35 आ गया, मैच द कॉलम मिलाओ फटाफट। क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन, लिवर कुहन की दरारें कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जो विलाई है उनके आधार पर बेस पर थी। ग्लीसन कैप्सूल किसकी कवरिंग थी? लीवर की हेपेटिक लोब्यूल्स का आवरण ग्लीसन कैप्सूल जो केवल मैमल्स में होता है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की द्वीपिका, पैंक्रियाज का एंडोक्राइन पोर्शन क्या कहलाएगा? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। बच गया ब्रूनर ग्लैंड कहाँ थी? ड्यूडिनम के सब म्यूकोसा में, ग्रहणी की अधः श्लेष्मिका में। मिला लेना इसको। क्वेश्चन 36 पे आ गया मैं। Identify the cells whose secretion protect the lining of gastrointestinal tract from various enzyme। ये बच्चों गैस्ट्रिक और पैंक्रेटिक जूस के बहुत बार क्वेश्चन आए हैं कि कौन सी सेल का जूस सिक्रीशन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करता है। अब वो बच्चों एंजाइम से भी प्रोटेक्ट करता है और वो HCl से भी प्रोटेक्ट करता है। भाई जैसे मान लो स्टमक है बच्चों, तो स्टमक में कौन रिलीज हुआ था? HCl। तो HCl स्टमक की इनर वॉल को डैमेज ना कर दे, उससे बचाने वाला कौन है? यहाँ के जो एंजाइम है, जो पैंक्रियाज वगैरह के एंजाइम है, उनसे उनकी वॉल को खुद को बचाने वाला कौन है? तो बेटा जी जो म्यूकस होता है उसका यही काम है। म्यूकस क्या करता है? इनर वॉल पर एक कोटिंग कवरिंग बनाता है जो उस HCl और एंजाइम से इनर वॉल को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। और इस म्यूकस को सिक्रीट करने वाली सेल इनमें से कौन सी है? गॉबलेट सेल। गॉबलेट से क्या आएगा? म्यूकस आएगा, श्लेष्मा आएगा। वही गॉबलेट, वही म्यूकस जो बच्चों फूड पास को भी इजी बनाता है, ल्यूब्रिकेशन भी देता है। वही गॉबलेट सेल जो कैसी है? यूनिसेलुलर ग्लैंड है। बार बार बता रहा हूं मैं आपको ये बात। अगला क्वेश्चन 37 पर आया मैं। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, मिलाओ खुद ही। फर्स्ट कॉलम रेनिन, मेरी तरफ मत देखो, करो खुद, फ्यूचर डॉक्टर्स हो। रेनिन क्या करा? रेनिन देख लो कहाँ है? मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा रेनिन। एंटेरोकाइनेज बेटा जी, एंटेरोकाइनेज किसको एक्टिव करा था? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करा था। ऑक्जेंटिक सेल, विटामिन B12 ऑक्जेंटिक सेल से आया था। केशल फैक्टर वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है। फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो गया। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सम अमाइनो एसिड विद हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। मिला लेना, देख लेना आंसर क्या है। क्वेश्चन 38 पर आया मैं। क्या कह रहा है? क्वाशियोरकोर डिजीज आ गई बच्चों। क्वाशियोरकोर मैरस्मास के 2-4 बार क्वेश्चन आ रखे हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है।
1 साल तक के बच्चों को होता है तो मैरस्मास है, मोर देन 1 ईयर होता है तो क्वाशियोर है। देख लो क्या है, क्वाशियोर प्रोटीन डेफिशिएंसी नोट अकम्पेंड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी। ठीक है, क्वाशियोर में प्रोटीन की तो होती है, कैलोरी डेफिशिएंसी नहीं होती, बट मैरस्मास में प्रोटीन और एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी होती है। फर्स्ट ही आ गया इसका तो सीधा ही है। अगला क्वेश्चन 39, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मॉडिफाइड फ्रॉम गॉबलेट सेल्स, आहारनाल की चषक कलश कोशिकाएं किसका रूपांतरण होती है? तो बच्चों ये इंटेस्टाइन में है मेनली, ये थोड़ा सा टिश्यू वाले चैप्टर से कनेक्ट होकर क्वेश्चन आया है कि अपने इंटेस्टाइन में जो एपिथेलियल होती है वो कॉलमनर होती है। बच्चों ध्यान है ना आपको, इंटेस्टाइन में कौन सी है? कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, स्तंभाकार उपकला ये होती है बच्चों कॉलमनर, ऐसे जिसकी लेंथ ज़्यादा और विड्थ कम होती है उसको कॉलमनर बोलते हैं। और इनमें न्यूक्लियस होता है इनके बेसल पार्ट पे। टिश्यू वाला चैप्टर याद कर लियो, कॉलमनर। इनके फ्री सरफेस पे सीलिया हो सकते हैं, माइक्रोविलाई हो सकती है। इंटेस्टाइन में तो माइक्रोविलाई होगी जो सरफेस एरिया को बढ़ाएगी। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो सेल है वो मॉडिफाइड क्या होगी? ये लो पहले ही आ गया, कॉलमनर एपिथेलियल सेल। क्लियर है ना, कॉलमनर ही होती है। ये टिश्यू वाले में भी एग्जांपल दे रखा है। क्वेश्चन 40 2020 नीट का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करो। देख लो कौन सा है। पहला, सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सिरोसा बच्चों इनर मोस्ट है कि आउटर मोस्ट है? सिरोसा तो आउटर मोस्ट होती है, इनर मोस्ट नहीं है, गलत हो गया ना। इलियम इज ए हाईली कोइल्ड पार्ट। इलियम, जेजुनम कोइल्ड पोर्शन होते हैं, कुंडलित भाग होते हैं बच्चों। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट इलियम है, फिर जेजुनम है और सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? ड्यूडिनम है। तो बिल्कुल कोइल्ड पार्ट है, कुंडलित भाग है, बड़ा पार्ट है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम ड्यूडिनम। ये अपेंडिक्स ड्यूडिनम से अराइज थोड़ी होती है बच्चों, अपेंडिक्स तो सीकम से लगी रहती है। और इलियम ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम खुद स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो करेक्ट आंसर आ गया इसका सेकंड आ गया बच्चों, हाईली कोल्ड पार्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 41, द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ। एंटेरोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम था बच्चों जो फूड पार्टिकल्स को डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं करता, सीधा फूड को डाइजेस्ट नहीं कर रहा था, ये ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव कर रहा था। याद आया ना, ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में, वो कौन था? एंटेरोकाइनेज। देख लो पहले आ गया ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। क्लियर? एंटेरोकाइनेज वो ड्यूडिनम की वॉल से बच्चों सिक्रीट होता है। ये चलो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन अपन ने नीट 2020 तक के कर लिए। अब बच्चों जैसा कि मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी कुछ अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इनको भी हमें सोल्व करना है। बहुत बार एग्जाम्पलर से एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलो कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चन बच्चों। सेलेक्ट व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई एमंग फॉलोइंग्स। विलाई के लिए निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बच्चों? दे पजेज माइक्रोविलाई, विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई तो होती है, सूक्ष्मांकुर होते हैं ना जो ब्रश बॉर्डर बनाते हैं। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, बिल्कुल विलाई सरफेस एरिया बढ़ाएगी, सही बात है। दे आर सप्लाइड विद कैपिलरीज एंड द लैक्टियल वेसल्स, विलाई में बच्चों ब्लड वेसल्स भी होती है, लिम्फ वेसल्स भी होती है जिसको लैक्टियल हम कहते हैं। दे ओनली पार्टिसिपेट इन डाइजेशन ऑफ फैट, विलाई फैट के डाइजेशन में तो कम, मेन रोल तो इनका क्या था? सभी प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन से कनेक्टेड होती है। तो आंसर इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो कौन सा गया? फोर्थ गया, नॉट ट्रू। 43rd पे चलते हैं। हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट ओपन्स इनटू द ड्यूडिनम एंड कैरीज। हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट में बार बार आ रहा है बच्चों ये पैंक्रियाज, पैंक्रियास में ये खुल गई बाइल, कॉमन बाइल डक्ट मिलकर क्या कहलाई? हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, जो जाके कहाँ खुलेगी? ड्यूडिनम में खुलेगी। तो इस हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट में कौन आएगा? बाइल आएगा, आएगा पैंक्रियाटिक जूस आएगा, दोनों ही आएंगे, बोथ बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस। तो अगर बच्चों केवल पैंक्रियाटिक डक्ट पूछे ना तब तो पैंक्रियाटिक जूस आएगा, कॉमन बाइल डक्ट पूछे तो बाइल जूस आएगा, लेकिन हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट पूछ लिया तो बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस दोनों ही आएंगे। अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं। 44th क्वेश्चन,
ए ग्लैंड नोट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल से संबंधित ग्रंथि नहीं है। पैंक्रियास तो है, लीवर भी है, सलाइवरी ग्लैंड भी है, एड्रिनल नहीं है। अधिवृक्क ग्रंथि बच्चों एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्टेड नहीं होती, वो तो किडनी के ऊपर वाली, इसके दो पार्ट कॉर्टेक्स मेडुला अलग है, वो एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्टेड नहीं है। 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द कॉलम दिख रहा है बोर्ड पे आपको, खुद ही मिलाओ देखे। पहला बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड, बायो मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो बायो मैक्रो बड़े अणु हो गए ना, उनको बच्चों क्या किया जाएगा, देख लो क्या मिल रहा है, कन्वर्टेड इनटू सिंपल सबस्टेंस। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ फूड को किस में करो, सिंपल सबस्टेंस में कन्वर्ट करो, वही तो डाइजेशन था। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें कौन आ गए, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड आ गई, ठीक है। स्टमक, स्टमक ये रहा, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्टमक जे शेप्ड होता है, थैले जैसी बैग लाइक स्ट्रक्चर है। थीकोडोंट, थीकोडोंट बच्चों क्या है, एम्बेडेड इन जा बोन्स, थीकोडोंट जो जबड़े की बोन्स में धंसे रहते हैं। सिरोसा, सिरोसा आउटर वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन्स की जो आउटर लेयर है उसको हमने क्या कहा था, सिरोसा कहा था, मिला लेना आप ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 46। फिर मैच द कॉलम का क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे। ड्यूडिनम, ड्यूडिनम मिलाओ, यू शेप्ड। अब बच्चों यू तो क्या है, ड्यूडिनम को यू की जगह सी कर देना, अब नहीं एनसीईआरटी में सी दे रखा है। सी शेप्ड स्ट्रक्चर एमर्जिंग फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से ड्यूडिनम ही स्टार्ट होती है। एपिग्लोटिस, कार्टिलेजिनस फ्लेप, कार्टिलेज, इलास्टिन कार्टिलेज की बनी स्ट्रक्चर, वही ग्लोटिस की ओपनिंग क्लोजिंग। ग्लोटिस, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, हाँ ग्लोटिस जो था बच्चों उसके आगे फिर वो ट्रेकिया खुलेगा ना, ट्रेकिया का ही अनदर नेम होता है विंड पाइप, वायु नली, वो ट्रेकिया को ही बोल देते हैं, उसी में खुलेगा। एक सीकम है, सीकम स्मॉल ब्लाइंड सेक, अंधकोश, ऐसी स्ट्रक्चर जो एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज होती है, वही सीकम जिसमें सिम्बाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी थे जो बेटा जी विटामिन, कुछ विटामिन को सिंथेसाइज करते हैं। 47 फिर से मैच द कॉलम दे रखा है, मिलाओ देखिए फटाफट। एक तरफ एंजाइम दे रखे हैं, एक तरफ उनके सबस्ट्रेट दे रखे हैं। लाइपेज, लाइपेज लिपिड फैट को डाइजेस्ट करने वाला है। न्यूक्लिएज, न्यूक्लिक एसिड को नाम से ही पता चल रहा है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये रहा, प्रोटीन को तोड़ेगा पेप्टोन्स प्रोटियोज में। और डाई पेप्टाइडेज किसको तोड़ेगा, डाई पेप्टाइड को। क्लियर है, वो सक्कस एंटेरिकस में था ना। चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन अपना 48। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इज एसोसिएटेड विद वेरियस फंक्शन, चूज वन विच इज नॉट करेक्ट। लीवर यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, वहां बच्चों विभिन्न कार्यों में उसका योगदान है, निम्न में से एक गलत विकल्प का चयन करो, मतलब उस ऑप्शन को सेलेक्ट करो जो लीवर का फंक्शन नहीं है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लीवर में वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना होता है। डाइजेशन ऑफ फैट, लीवर फैट को डाइजेस्ट करता है क्या। फॉर्मेशन ऑफ बाइल, बिल्कुल बाइल जूस तो बनता ही है। सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक हार्मोन लीवर से थोड़ी आता है बच्चों, गैस्ट्रिक हार्मोन तो स्टमक से आता है, गैस्ट्रिन होता है वैसे वो। और डाइजेशन ऑफ फैट, अब फैट के डाइजेशन में तो रोल है ना, लीवर में क्या बना है, बाइल बना है, वो बाइल किसको डाइजेस्ट करेगा, वो फैट को करेगा। तो आंसर क्या गया 40, गैस्ट्रिन ही है वैसे, गैस्ट्रिन हार्मोन आता है स्टमक से ना कि लीवर से। तो ये बेटा जी अपना लेक्चर आज का कंप्लीट। इस लेक्चर में हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर एग्जाम प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के काफ़ी क्वेश्चन की बच्चों प्रैक्टिस की। उम्मीद करता हूँ इसको आपने अच्छे से देखा, सुना, समझा होगा। और बिल्कुल बच्चों अपने इन क्वेश्चन सोल्व करने के पीछे का मेन मोटो मैं बार बार कहता हूँ, दो बातों को ध्यान रखें, इससे हमें आइडिया लगेगा कि किस मेन पॉइंट से क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं। जैसे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद हमें लगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रेटिक जूस, टीथ, ये कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट थे जिससे बहुत बार बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले भी क्वेश्चन आप लोगों को लिए सोल्व किए। मिलता हूं बच्चों मैं आपको अगले लेक्चर में फिर किसी नए चैप्टर एनसीईआरटी के किसी चैप्टर क्वेश्चन बैंक के साथ। यही टीम स्वाभिमान आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है, आप लोगों के डॉक्टर बनने के सपने के साथ बच्चों कहीं ना कहीं, हाँ गुरुओं का स्वाभिमान सबका कहीं ना कहीं रोल है। तो आप भी ऑनेस्टली बच्चों हम लोगों के साथ ही जुटे रहें, बस वही मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना अपने परिवार का ख्याल रखें और
फिर से मस्त रहे, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें, स्टडी में व्यस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद।